देखिए बच्चे इधर यहाँ पे बेटा चैप्टर हमारा चल रहा है यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, जिसके अंदर मनी हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन मनी के कुछ टाइप्स रह रहे हैं वो मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो बैंकिंग से रिलेटेड चल रहा है। बैंकिंग के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि सर पहले तो हमने समझे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक काम क्या करता है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि सर जो कमर्शियल बैंक के बाद आता है हमारा मेन कौन सा आता है, सर सेंट्रल बैंक आता है। सेंट्रल बैंक एक्चुअल के अंदर क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो मेन हमने जो टॉपिक स्टडी करे वो क्या करे कि सर जो सेंट्रल बैंक है हमारा वो क्या क्या वर्क करता है, किस किस तरीके से करता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक टॉपिक और करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा यहाँ पे क्या, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या फंक्शन है ये, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता क्या है इसको समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। अगर मैं क्लियरिंग हाउस की बात करूँ ना, एक बेसिक सा फंक्शन है, इसको एग्जाम्पल से ही समझना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। देखो कैसे, हमारा बच्चे यहाँ पे एक एसबीआई बैंक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अकाउंट होल्डर होंगे, ए बी सी ऐसे करके करोड़ क्या है इसके अंदर अकाउंट होल्डर्स है, ठीक है। एक दूसरा बैंक है सर हमारे पास पीएनबी, सेम इसके भी मान लो बहुत सारे क्या है डी ई एफ, ऐसे इसके भी क्या होंगे बेटा अकाउंट होल्डर्स होंगे। पर डे होता क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, सर कभी ऐसा होता होगा कि एक एसबीआई का पर्सन है मान लो ए, इसने एक चेक काटा, ठीक है सर। ये चेक जाना किसके पास था, पीएनबी के अकाउंट के पास, यानी ये चेक जाना था सर एक्चुअल में डी के पास, और डी का अकाउंट किस में है सर, पीएनबी में। तो अमाउंट कहां से कहां ट्रांसफर होना है सर, एसबीआई से ट्रांसफर होना है सर, ये किसके अंदर होना है, पीएनबी के अंदर होना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर यहां से यहां पे 1 लाख रुपया जाना था। यहां तक की स्टोरी समझ आ गई सारी। अब नेक्स्ट स्टोरी समझते हैं। अब क्या हुआ, एक ई पर्सन है, ई ने बी के नाम का चेक काटा बेटा, ई का अकाउंट किसमें है, अब इसने चेक किसके नाम का काटा, बी, इसका अकाउंट किसमें है। तो ऊपर वाले एग्जांपल में एसबीआई ने 1 लाख रुपया देना था किसको, पीएनबी को। इस वाले एग्जांपल में मानता हूं कि मैंने कितने का चेक काटा। अब यहां पे पीएनबी को किसको देना है, एसबीआई, सॉरी हाँ एसबीआई को देने हैं कितने, 50,000 रुपए। अब मानो दिन के अंदर ऐसी करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन होती होंगी हर बैंक के आपस के अंदर। तो भैया आरबीआई ये कहता है कि पहले आप इसको दोगे फिर ये आपको देगा। तो भैया इतने समझदार बनो, इतना लंबा चौड़ा हिसाब मत बनाओ। आप ये देखो कि टोटल, क्योंकि सब क्या है बेटा आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड है, वो कहता है आप ये देखो भैया आपके पास कितने आने थे, 1 लाख रुपए, इसने देने कितने थे। तो आप इससे सीधा सीधा 50,000 रुपए ले लो और बात खत्म करो। समझ आ गई कहानी क्या है, कि भैया पहले आप इसे 50,000 दोगे, वो आपको 1 लाख रुपए दोगे। ट्रांजेक्शन को इतना रोटेट मत करो, सीधा हिसाब रखो कि सर उससे 1 लाख रुपए आना है, मैंने उसे 50,000 रुपए देने हैं, तो 50,000 काट के जो बच जाता है आप उससे ले लो। समझ आया क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे कौन काम करता है बेटा, हमारा आरबीआई काम करता है, क्योंकि जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है उसका सारा का सारा जो रोल प्ले होता है वो कहां से होता है सर, हमारा आरबीआई से होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके नोट्स वाले सेशन के ऊपर, देखिए यहाँ देखो बच्चे, क्लियरिंग हाउस देखो यहाँ पे कहता है क्लियरिंग हाउस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द बैंक्स ऑन वन अनदर आर ऑफसेट। कहता है क्लियरिंग हाउस क्या है बेटा, एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई के द्वारा बनाई गई, जिसके अंदर वो क्या करती है, जो भी उनके म्यूचुअल लेन देन है, यानी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया एसबीआई का पीएनबी से लेन देन है, उसको आपस में क्या कराती है बच्चे, वो सेटल डाउन कराती है, ठीक है। एंड अ सेटलमेंट इज मेड बाय द पेमेंट ऑफ द डिफरेंस। मैंने क्या बोला, 1,50,000 जो डिफरेंस आता है वो पे करके क्या करो आप, सेटलमेंट कर लो अकाउंट की। तो जो उनका डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या कराते हैं सर, वो आपकी डिफरेंस को क्लियर करवाते हैं। द बैंक्स कलेक्ट चेक्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर थ्रू द क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो बैंक क्या करते हैं, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली चेक वगैरह कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और आपस में क्या करते हैं, एक हिसाब बिठाते हैं, जिसका जिसको देना निकलता है उसको देके क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। समझ आ गई ये चीज, ठीक है। चलो अब यहां से आता है बेटा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट थ्रू, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। भैया आप कह रहे हो कि सर अभी ना आप हमें टॉपिक ये कराने जा रहे हो कि आरबीआई किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। मैं पहले ये बताता हूं आपको, करेगा तो बाद में, ठीक है। आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपको क्यों पीटते हैं वो पता करने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि भैया उसका रीजन क्या था, है ना। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि सर हम पिटते इसलिए हैं, पता ही है आपको, लेकिन हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि बेटा हमें जो प्रॉब्लम आती है ना यहाँ पे, वो प्रॉब्लम क्या आती है
एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर बच्चे हमने ना दो टर्म्स पढ़े हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, सारे रेट इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेंगे अब आपके। सर इकोनॉमी के अंदर दो कंडीशंस आती हैं, जिसके अंदर एक होती है सर हमारी इन्फ्लेशन, और सर दूसरी होती है हमारी यहाँ पे डिफ्लेशन। सर अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कारण क्या होते हैं इकोनॉमी में, हम सारे कारण डिस्कस ना करके बेटा बैंक से रिलेटेड कारण डिस्कस करते हैं अभी। जिस भी इकोनॉमी के अंदर बच्चे मनी सप्लाई, कौन सी सप्लाई सर, मनी सप्लाई जितनी ज्यादा होगी वहां पे महंगाई भी क्या होगी सर, उतनी ही ज्यादा होगी। अभी एग्जांपल दूंगा क्यों। और सर जिस इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई कम होगी वहां पे महंगाई उतनी ही क्या होगी सर। तो अब मेरे को इतना समझ आ गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, जिस इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसा होगा वहां महंगाई उतनी ज्यादा होगी। सर जिस इकोनॉमी में जितना कम पैसा होगा वहां पे महंगाई उतनी ही कम होगी। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना, अगर बेटा इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं सर, यहाँ पे आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, आरबीआई भी भूल जाओ, अगर हम पर्सनली भी हैं, मेरे को पता है पैसे की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आया हुआ है। इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मेरे को पैसे की सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा सर, कम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, इस वजह से इन्फ्लेशन है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर डिफ्लेशन का टाइम है, पैसे की सप्लाई कम हो रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, उस पैसे की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। उन्हीं के लिए जो अब आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ना बेटा, वो टॉपिक यहाँ पे काम आएंगे आपके। समझ आ गया काका, सिंपल ये रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी के प्रेजेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब वो टॉपिक क्या है, सबसे पहला आता है बच्चे यहाँ पे बैंक रेट। क्या आता है सर, अब बैंक रेट को ऐसे समझो बच्चे, देखो ध्यान से, मैं आपको ना एक टेबल बना के कराऊंगा इन चीजों को। देखो यहां पे सर पहला टॉपिक आया बैंक रेट, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये आप घर पे ही लिखेंगे जैसे बोला हुआ है, यहां पे फिर वो मत करो, सिर्फ यहां पे देख लो। ठीक है सर, क्या बैंक रेट सर वो रेट होता है जिसपे आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। सर बैंक रेट वो रेट होता है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जैसे हम अपने बैंक के पास क्या करने जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा कराने जाते हैं या लोन चाहिए होता है लोन लेने जाते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक किसके पास जाते हैं, आगे आरबीआई के पास जाते हैं। जब उन्हें लोन चाहिए तो वो किससे लेंगे, आरबीआई से। तो उस टाइम पे जो आरबीआई उनको लोन दे रहा है, उस रेट को, जो रेट वो उससे तय करता है या जो रेट उससे इंटरेस्ट का चार्ज करता है, उस रेट को क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है। अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, अगर ये समझ आ गया तो आगे के पांचों पॉइंट्स आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। समझना बस, इसको ध्यान से लिखना मत, समझना पहले। अब मेरी बात ध्यान से समझना भैया, आरबीआई ने एसबीआई को 7% पर एनम पे लोन दिया, तो सर ये वाला जो रेट है ना, ये हो गया अब हमारा क्या, बैंक रेट कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा सर, ये बैंक रेट कहलाएगा। अब बेटा जब आरबीआई ने एसबीआई को 7% पे दिया है, एसबीआई ऐसे ही आगे किसको लोन देता है बेटा, कंज्यूमर्स को, या हम कह सकते हैं अकाउंट होल्डर्स को अपने, ये भी तो वही काम करता है आगे लोन देने का। तो जब आरबीआई से उसे 7% पे मिल रहा है, तो क्या एसबीआई आगे भी 7% पे देगा या बढ़ा के देगा, ऑब्वियसली बात है सर बढ़ा के देगा, वो कमाने के लिए तो बैठे ही हैं भैया। वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे सर, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे कितने पे चार्ज कर लिया, ये कहानी समझ आ गई आपको, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और समझो। अगर बेटा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मुझे आप ये बताइए, ध्यान से सुनना सर, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, चलो समझदार हो। अगर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग क्या करेंगे सर, लोन। यहां तक की स्टोरी क्लियर हो गई थी हमें, चलो।
अब आरबीआई सर इस बैंक रेट के थ्रू किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करेगा ये समझा दो हमें। सिंपल सा लॉजिक है सर। अब आया, मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है सर, इन्फ्लेशन का मतलब है सर ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई को क्या करना है बेटा, उस पैसे को, तो आरबीआई क्या करेगा, अपने रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई क्या करेगा, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब जैसे ही आरबीआई, सपोज करो ये 7% दे रहा था ना, आरबीआई ने कर दिया बेटा कितना यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी कितना करना पड़ेगा अब आगे, 11% या 12%। तो जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोगों की जो लोन लेने की क्षमता है, या लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। समझ आ रहा है, बिल्कुल लिंक करके पढ़ा रहा हूं अलग अलग चीजों को आपस में, ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा आपका। अब सर अगर आप ये बताओ, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि सर अगर महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अपोजिट क्या होगा सर इसका, डिफ्लेशन के टाइम पे सर आरबीआई पहले 7% ले रहा था, तो मान लो वो क्या कर देगा 5%, तो ये क्या कर देगा आगे 7%, तो यहाँ पे लोग लोन क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इसका कंक्लूजन बता देता हूं आपको। बेटा जितने भी रेट पढ़ोगे आगे, सीआरआर, एसएलआर, जो सा भी रेट पढ़ेंगे, ये पॉजिटिवली लिंक्ड होते हैं। पॉजिटिव लिंक का मतलब सर क्या होता है, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है, तो आरबीआई सारे रेट्स को बढ़ा देता है। और अगर इकोनॉमी के अंदर क्या है सर, डिफ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करेगा, सारे रेट्स को कम कर देगा। अब इसका लॉजिक क्या होता है सर, ये समझाओ। बेटा एक्चुअल में इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या काम कर रहा है ये समझो बस आप। सर इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई कोशिश कर रहा है कि जो पैसे की सप्लाई है ना, मैं उसको कम कर लूं। और सर डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी पैसे की सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दूं, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो डिफ्लेशन चल रहा है वो क्या हो सके, खत्म हो सके। इतना याद रखना है बस आपने पूरे कॉन्सेप्ट में, आगे के टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाओ नोट्स पे एक बार, देखो बेटा यहां पे देखो अब क्या लिखा है। कहते हैं बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड द लोन टू द कमर्शियल बैंक विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। किसी भी सिक्योरिटी के बिना रिजर्व बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है बच्चे, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है। देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द रीपर्चेज दैट विल बी ड्रॉन अपॉन ऑन एग्रीड अपॉन विद नो कोलेट्रल एज वेल। कोलेट्रल का मतलब होता है उसके बदले में आरबीआई उससे कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाता, ठीक है, वो सिंपल उसको क्या दे देता है, लोन दे देता है। द आरबीआई अलाउज शॉर्ट टर्म लोन्स विद द प्रेजेंस ऑफ अ कोलेट्रल, दिस इज नोन एज अ रेपो रेट। अब ध्यान से सुनना, एक रेट और निकल के आया, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते रहना बेटा। पहला रेट क्या आया सर, बैंक रेट। पूछूंगा अभी आपसे, सर बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है विदाउट एनी कोलेट्रल या विदाउट एनी मोर्गेज, किसी भी चीज को गिरवी रखे बिना लोन देता है, उसे क्या बोलते हैं सर, बैंक रेट बोलते हैं। सर रेपो रेट भी क्या होता है, इस पे भी आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन तो देता है सर, लेकिन इसके अंदर वो क्या करता है, सिक्योरिटीज को गिरवी रखवा के देता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया, वो कोलेट्रल के बिना दिया जाता है, रेपो रेट जो होता है वो कैसे दिया जाता है बेटा, कोलेट्रल के साथ दिया जाता है, ठीक है। अब द दिस इज नोन एज अ रेपो रेट, इन इंडिया इट इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। और इस रेट को कौन तय करता है हमारे यहाँ, आरबीआई। इट इज यूजुअली हायर देन अ रेपो रेट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट लिक्विडिटी। ये इसके हाथ में होता है कि इसे किस तरीके से रखना है, जो आपकी लिक्विडिटी होगी, जो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, उसके हिसाब से क्या होगा, आपको रेट दिया जाएगा। यानी बेसिकली शॉर्ट में समझ लो सर, ये जो रेट तय करेगा ना सर, कौन करेगा, हमारा आरबीआई करेगा। समझ आ गई थी, चलो ठीक है। कोलेट्रल का मतलब होता है किसी भी चीज को गिरवी रखना, ठीक है। जैसे आप लोन लेने गए तो बैंक क्या कहता है, आप मेरे को अपने घर के कागज दे जाओ, मैं उसके बदले में आपको लोन दूंगा, तो वो क्या हो गया, आपने गिरवी रख के लिया है, ठीक है। एक हो गया कि आप बैंक के पास गए, आपको 1-2 लाख रुपए चाहिए थे, उसने कोई चीज गिरवी नहीं रखी, आपको उसने लोन दे दिया। तो जब वो गिरवी रख के देगा, उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो रेपो रेट है, और जो सिर्फ वो विदाउट एनी कोलेट्रल आपको देगा, वो जो रेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा बैंक रेट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व, देखिए ये क्या होती है, इसे बेटा हम जानते हैं सीआरआर के नाम से। किस नाम से जानते हैं सर हम इसको, सीआरआर।
कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, लिखो मत, समझ लो, लास्ट बार है ये बस। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो सर होती क्या है? नाम से पता चल रहा है सर, जो कैश में से कोई पोर्शन क्या किया जाता है, रिजर्व में रखवाया जाता है। तो बेटा आरबीआई क्या कहता है कमर्शियल बैंक को कि भाई जो भी तुम्हारे पास टोटल डिपॉजिट्स आते हैं ना, उसका कुछ परसेंटेज आप अपने पास कैश रिजर्व रेशो के रूप में संभाल के रखोगे। ठीक है, कैसे इसको समझो, कहता क्यों है, पहले तो ये समझ लेते हैं। भैया आपके पेरेंट्स आपको ये कहते हैं कि हम आपको बेटा पॉकेट मनी देते हैं या आपको हम कोई पैसा दे रहे हैं, इसमें से ना कुछ पोर्शन आप अपने फ्यूचर के लिए या इमरजेंसी के लिए हमेशा क्या करके रखना, उसको संभाल के। तो सेम आरबीआई क्या है बेटा, एक तरीके से फादर ही तो है इन बैंक का। तो वो भी अपने बच्चों को क्या समझा रहा है, भैया जो तुम्हारे पास पैसा आता है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज क्या कर लिया करो, तुम अलग निकाल के रख लिया करो, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर के अंदर कोई इमरजेंसी आ गई आपके ऊपर, तो आपके पास एक रिजर्व फंड पड़ा हुआ होगा साइड के अंदर। समझ आ गई? किसका करना होता है सर? ये टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज। ये सर रेट कौन तय करता है सर? ऑब्वियस सी बात है, पापा ही तय करेंगे। तो कौन करता है सर? यहाँ पे आरबीआई करता है। अब आरबीआई ने सपोज करो, अब एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है आपका, आरबीआई ने ये रेट तय किया हुआ है कितना। अब यहां से आपका लॉजिक स्टार्ट होगा, देखो सर, टोटल डिपॉजिट जो है ना कमर्शियल बैंक के पास, ये टेबल समझ लेना बस, फिर उसके बाद आएंगे उसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर। ये किसका है सर? मान लो एसबीआई एक कमर्शियल बैंक है। यहां पे सर जो रेट ऑफ सीआरआर है, तो वो लोन कितने का दे पाएगा सर? इसके पास एक एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए है, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना तय किया हुआ है सर? तो सर इस 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5,000। इसको इसमें से माइनस कर दो, तो सर अब जो एसबीआई ना, वो लोन कितने का दे पाएगा इकोनॉमी के अंदर? 95,000 का। क्योंकि सर 1 लाख में से 5,000 तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसे अलग से रिजर्व निकाल के रखना ही। समझ आई ये चीज? अब हुआ क्या भैया, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, सडनली महंगाई क्या हो गई सर? बढ़ गई। तो अब आरबीआई क्या करेगा बेटा, इस टाइम पे इस रेट को बढ़ाएगा। आरबीआई क्या करेगा? इस रेट को। अब आरबीआई ने सपोज करो इस रेट को कर दिया 10%, तो अब एसबीआई को अपने पास कितना पैसा रखना पड़ेगा? तो वो आगे बेटा लोन कितने का दे पाएगा? तो सर इससे क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर सर हमारी मनी सप्लाई क्या हो गई सर? यहाँ पे कम हो गई। तो वही लॉजिक है जो बताया, क्या इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई सर हर रेट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, अब सर इसी का अपोजिट कर दो आप एक बार, सर डिफ्लेशन आ गया, तो बेटा उस टाइम पे आरबीआई इस रेट को क्या कर देगा? तो अब एसबीआई को अपने पास कितने रखने हैं? 2,000, और इसके बाद जो बचेंगे वो कितने बचेंगे सर? तो यानी कि अब वो लोन ज्यादा दे पाएगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या कर पाएगा सर? वो ज्यादा कर पाएगा। ये हो गया इसका प्रैक्टिकल वर्जन। अब आते हैं इसके थ्योरी वर्जन पे। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, कहता है सीआरआर इज एन एसेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कहता है सीआरआर एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि आरबीआई यूज करता है इकोनॉमी के अंदर मनी को कंट्रोल करने के लिए। अ रेगुलेशन इंप्लीमेंटेड इन ऑलमोस्ट एवरी नेशन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, वर्ल्ड में जितनी भी नेशंस है, हर सेंट्रल बैंक उनको ये करने के लिए कहता है। CRR rate is the minimum percentage of cash deposit as specified by the RBI। सर ये रेट कौन तय करके देता है? RBI। That must be maintained by the every commercial bank as per the requirement of the central bank। ये टाइम टू टाइम क्या होती है बेटा, इकोनॉमी की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आरबीआई क्या करता रहता है? घटाता बढ़ाता रहता है। जो सिचुएशन चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा? कैश रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ेगा। समझ आ गया सीआरआर सबको अच्छे से क्या होता है? चलिए, अब इसके बाद आता है सर SLR। क्या आया सर यहाँ पे? SLR। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, सर SLR का मतलब बताओ पहले तो। सर
SLR stands for statutory liquidity रेशियो। सर ये भी ना सेम कैश रिजर्व की तरह है, लेकिन यहां कैश के अलावा चीजें रखी जाएंगी। कैसे? यहां पे लिक्विडिटी आया बेटा, यहां पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि भाई जितनी भी तुम्हारे पास लिक्विड असेट्स हैं, सर अब ये बताओ लिक्विड असेट्स होती क्या है? यानी कि सर पानी वाली संपत्ति, बेसिकली यही हो गई। नहीं, लिक्विड असेट्स क्या होती हैं बच्चे? लिक्विड असेट्स का मतलब होता है सर हमारी वो असेट्स जिसको हम बहुत कम समय के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कौन सी होती है? सर एक तो होती है सर हमारी क्या, गोल्ड। दूसरी क्या होती है सर हमारी, सर हमारे जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से हम फटाफट मार्केट में जाएंगे और उसे कैश में कन्वर्ट करा लेंगे। तो अब आरबीआई क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे, कि जितनी भी आपके पास लिक्विड असेट्स आती हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको एसएलआर के रूप में, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में अपने पास क्या करना है, अलग से मेंटेन करके चलना है। यानी बेसिकली सीआरआर की तरह ही है, वहां पे वो कैश मेंटेन करके चलेगा, यहाँ पे वो लिक्विड असेट्स मेंटेन करके चलेगा, बस ये डिफरेंस है। और टेबल भी बिल्कुल सेम ही बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं इसके थ्योरी पोर्शन में बच्चे। देखिए थ्योरी पोर्शन में कहा गया, कहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, यानी जितना भी उसके पास डिपॉजिट आया है ना, उसका कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखेगा। किस रूप में रखेगा सर? वो लिक्विड एसेट्स के रूप में रखेगा, जैसे कि कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। It is basically the reserve requirement that bank are expected to keep before offering credit to the customer. ये कौन सा पैसा होगा? ये बेटा वो होता है जैसे आप लोन लेने जाते हो, आप लोन लेने गए, आपने अपना गोल्ड वहां पे रख दिया, आपने अपने प्रॉपर्टी के कागज वहां पे रख दिए, तो जो भी बैंक के पास कोलेट्रल आता है वो सारी उसके पास क्या है, एक तरीके से लिक्विड असेट्स है। तो वो कहता है भैया जो भी आपके पास टोटल पैसा है ना, उसका कुछ परसेंटेज आप लिक्विड असेट्स के रूप में भी अपने पास संभाल के रखोगे, ठीक है। अब The SLR is fixed by the RBI and is a form of control over the credit growth in India. करते क्या है बेटा? देखो पहला पॉइंट है टू चेक। बेटा मैंने 11th में भी बता रहा था, अब फिर बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर जहां पे भी चेक वर्ड लगता है ना, चेक वर्ड यूज होता है कंट्रोल के लिए। किसके लिए यूज होता है सर ये वाला? टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। ये एसएलआर क्यों मेंटेन किया जाता है सर? क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट के अंदर जो क्रेडिट है उसके ऊपर वो कंट्रोल रख सके। दूसरा, टू कंपेल बैंक्स टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, ताकि वो बैंकों को ये भी कह सके भैया जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आती है ना, बॉन्ड्स वगैरह, उसके अंदर भी आपको क्या करवाना है, इन्वेस्टमेंट करवानी है लोगों से, वरना बैंक कराएंगे नहीं, ठीक है ना। भैया जो बॉन्ड्स बनते हैं वो क्या है, वो भी एक लिक्विड एसेट्स है। तो जब बैंक को पता है हमारे पास लिक्विड एसेट्स आएंगी तब ना, जब हम लोगों को करने के लिए कहेंगे। फिर टू फ्यूल ग्रोथ एंड डिमांड, दिस इज डन बाय डिक्रीजिंग द एसएलआर सो दैट देयर इज अ मोर लिक्विडिटी विद द, समझ आई क्या सर? एसएलआर को कम कर देगा, कम करने से क्या होगा, बैंकों के पास पैसा ज्यादा बचेगा सर, वो लोन ज्यादा दे पाएंगे। और सर जब उसे पैसे को कम करना होगा तो वो एसएलआर को क्या करेगा सर, बढ़ा देगा, तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा और वो लोन क्या दे पाएंगे बेटा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है भाई सबको? पक्का? चलो क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने अभी बताया था कि जो आरबीआई ना वो कमर्शियल बैंक्स को ये कहता है कि आप कैश रिजर्व मेंटेन करके रखो ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सर अभी आपने लास्ट क्लास में एक चीज और पढ़ाई थी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है ना सर, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। सर ऐसा कैसे होता है? जब वो रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं तो वो बैंकरप्ट क्यों होते हैं? अब इसका एक सिंपल सा आंसर है बेटा, मेरे को पता है कि मेरे को एक सेविंग अमाउंट करके चलना है, ठीक है। मैंने क्या करा कि हर साल सेविंग कर रहा था, मेरी एज 50 साल की हो गई और मैंने 50 लाख रुपए सेव करके रखे हुए थे। तो मेरे को क्या लग रहा है भैया, सिक्योरिटी तो है, 50 लाख रुपए की सेविंग है, भगवान ना करे कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, कोई ऐसी बीमारी आ गई कि वहां पे मेरा 1 करोड़ रुपया खर्चा गया, तो वहां पे क्या होगा? तो सेम कमर्शियल बैंक के साथ ही है बच्चे, कि कमर्शियल बैंक ने कैश रिजर्व तो मेंटेन कर रखे थे, कोविड आ गया, सारे लोग बैंक के बाहर खड़े हो गए जाके, जी मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो, तो वो तो फंस गया। तो जो उसका रिजर्व था जितना था उतना जो उसने दे दिया, लेकिन अब उसके बाद भी दिक्कत आई हुई है, तो क्या करेगा वो? बैंकरप्ट होगा। समझ आ गई सिचुएशन? ठीक है। देखो बेटा एक टर्म लिखवाया था हमने लास्ट
जब हमने फॉर्मूला किया था क्रेडिट क्रिएशन का LRR, ठीक है। अब बेटा LRR जो है ना इज इक्वल्स टू CRR प्लस SLR एक्चुअल में जो होता है। लेकिन इन इंडिया मोस्ट इन द केसेस या इन मोर देन 95% केसेस LRR इज इक्वल्स टू अ CRR। इंडिया के अंदर LRR को किसके बराबर रखा गया है बेटा? अब देखो, ये देखो, इसका आपको नाम से पता चला नहीं चला? कैश रिजर्व रेशियो। सर हमें पता चल रहा है कैश को अलग करना है। सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमें समझ आया सर, लिक्विड एसेट्स को अलग करना है। ये क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो, जो कानून ने बनाई है। कानून ने क्या कहा था कि जी लीगल रिजर्व रेशियो क्या होगी? CRR और SLR के बराबर होगी। लेकिन जो 95% केसेस में देखा गया है कि जो LRR है वो किसके बराबर नापा जाता है इंडिया के अंदर? CRR के बराबर रखा जाता है। यानी अपने आप में ये कुछ, ठीक है, ये इनको मिलके ही बनता है बेसिकली, ठीक है। चीज को टॉपिक बच्चे मेरा ये है कि सब सिस्टम का हमें समझ आ गया सर, रेट समझ आ गए, सब समझ आ गया। सर बैंक कमाता कहां से है? बैंक के कमाने का सोर्स बताओ आप हमें। उसके कमाने का सोर्स मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना बस यहाँ पे, ठीक है। मैं SBI के पास जाता हूं, मेरा एक अकाउंट है, मैं यहाँ पे जाके बेटा FD कराता हूं। उस FD पे आज का रेट चल रहा है मेरे हिसाब से 65.5% पर एनम। यानी सर अगर मैं अपना पैसा बैंक के पास जमा कराऊंगा ना तो उस पे मेरे को 6.5% का रिटर्न दे देगा साल का। लेकिन अब उल्टा कर दो, ये मैंने डिपॉजिट करा था, अब मैं SBI से क्या लेने चला गया सर? अब SBI मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना वो कर रहा है 8.5%। तो SBI तो बहुत तेज निकला, जब मैं पैसा जमा करा रहा हूं तो 6.5%, और जब मैं लेने जा रहा हूं उससे लोन के रूप में तो 8.5%। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है बेटा? इसको बैंकिंग लैंग्वेज में एक टर्म बोला जाता है स्प्रेड। क्या बोला जाता है? स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द डिपॉजिट इंटरेस्ट और लोन इंटरेस्ट। यानी जिस रेट पे हमें मिलता है और जो उनसे लेते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है। और एक्चुअल के अंदर बैंक की यही क्या होती है बेटा? सबसे बड़ी इनकम भी होती है, ठीक है। बैंकिंग की इनकम ही क्या है? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या चलता है उसके बीच में डिफरेंस चलता है। समझ आई? तो अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे थे अब क्लियर हो गया ये क्या था? तो भैया बैंक कमा कैसे रहा है? इसी तरीके से कमा रहा है। तो इसीलिए वो हर बैंक को क्या करेगा? अलग अलग रेट देगा, जिसके साथ उसकी जैसी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, जिससे जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स आती हैं उसकी बेस पे क्या होता है वहां पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।